दोस्तों, एक लड़का जिसका नाम देवेंद्र होता है वो बस स्टॉप पहुंचता है और वहां से वो एक रोडवेज बस का वेट करने लगता है। कुछ ही देर में एक रोडवेज बस आती है, उसके अंदर वो चढ़ता है और चढ़ने के बाद वो सीट को ढूंढने लगता है। उसे तभी पीछे की तरफ एक ट्रिपल वाली जिसमें 3 लोग बैठ सकते हैं वो सीट दिखाई देती है और वही एक खाली थी। वो पीछे जाता है और वहां पर बैठ जाता है। वो बैठे बैठे नोटिस करता है कि उसके बराबर में कोई महिला बैठी है। जैसे ही वो उसको चेहरे को देखता है तो दंग रह जाता है, क्योंकि ये महिला कोई और नहीं बल्कि उसी देवेंद्र की तलाकशुदा पत्नी थी, जिसने अब से 6 साल पहले उससे तलाक ले लिया था। उस महिला का नाम कविता होता है। वो कविता को देखता है तो कविता दिखने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रही थी। चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, रंग भी सांवला हो गया था, बाल बिखरे हुए थे और साधारण से कपड़े पहन के बैठी हुई थी। ये देख के देवेंद्र को थोड़ा सा दुख होता है और वो उससे फिर इशारों इशारों में ही पूछने लगता है। हालांकि उन दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई थी तलाक होने के बाद। फिर वो कहता है कि ये क्या हाल बना रखा है, कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हालांकि जो लड़की कविता थी वो कुछ नहीं बोलती। कुछ देर के बाद फिर वो पूछता है कि घर में सब लोग कैसे हैं। तब भी कविता कुछ नहीं बोलती। वो फिर एक बार पूछता है कि अच्छा कहाँ जा रही हो। इसके बाद कविता अपना मौन तोड़ते हुए बोलती है कि मैं बाजार जा रही हूँ, जहाँ से मुझे कुछ ख़रीदारी करनी है। वहीं से मैं अक्सर जाती हूँ और आज भी मैं वहीं ख़रीदारी करने के लिए जा रही हूँ। दोस्तों, कविता और देवेंद्र की शादी हुए हुए करीब 3 साल हो जाते हैं और सब कुछ इनकी ज़िंदगी में सही चल रहा था। लेकिन 3 साल के बाद अचानक इनके बीच में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और इनके पास में इनके 2 साल का एक बेटा होता है। और इसके बाद जो कविता थी वो देवेंद्र से डाइवोर्स ले लेती है। इसके एवज में वो उससे 5 लाख रुपए भी लेती है और लड़के की देखभाल के लिए उसे हर महीने 6,000 रुपये भी देने होते थे। लेकिन उसके बाद में इन दोनों की कभी बात नहीं होती। फिर बातें करते करते देवेंद्र जो था वो कविता से पूछता है कि एक हमारा बेटा था वो कैसा है, क्या वो मुझे याद करता है या मुझे पहचानता है या नहीं पहचानता। ये सुनने के बाद जो कविता थी बड़े मायूसी भरे अल्फाजों में बोलती है कि आपने कभी अपने बेटे के बारे में जानना चाहा हो तो पता चले ना। 6 साल पहले डाइवोर्स हुआ था, उसके बाद कभी भी आपने ये जानना नहीं चाहा कि मेरा बेटा किस हाल में है। हालांकि वो तुमको पहचानता है और अक्सर तुम्हें याद करता है। तुम उसे रात में अपने साथ लेके सोया करते थे और वो आज भी तुम्हारे साथ सोने की जिद करता है। कहने को अब वो 8 साल का हो चुका है, जब तुमसे अलग हुआ था तो 2 साल का था। लेकिन अब भी वो तुम्हारे साथ सोने की जिद करता है और जिसके चलते कई बार वो खाना भी नहीं खाता और ऐसे ही सो जाता है। इतना सुनने के बाद जो देवेंद्र था उसके मन में बहुत ज़्यादा दुख होता है अपने बेटे को लेकर। अब इसी तरह से बस चल रही थी और कुछ ही देर में वो उस मार्केट पहुंच जाती है जहां पे कविता को उतरना था। जैसे ही कविता उतरती है, कविता के साथ साथ देवेंद्र भी उसके साथ में वहीं पर उतर जाता है। हालांकि देवेंद्र को आगे जाना था, लेकिन कविता से बात करने के लिए वो उसके साथ उतरता है और साथ साथ चलने लगता है। चलते हुए कविता से पूछता है कि कविता, तुम्हारी ये दशा कैसे हो गई। जब तुम मेरे साथ थी तब तो तुम देखने में बहुत अच्छी थी और अब तो बहुत कमज़ोर और बहुत ही ज़्यादा दुबली पतली हो गए हो। इसके बाद में कविता कहती है कि हालांकि जब मैं तुम्हारे साथ रहती थी तब कुछ सब कुछ सही था, लेकिन तुमसे जब मैं अलग हुई तब मेरे साथ में जो मेरे भाई और बहन थे उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया। मम्मी पापा भी मेरे सपोर्ट करते थे। लेकिन धीरे धीरे मेरी बहन की शादी हो गई, उधर मेरे भाई की भी शादी हो गई, वो भी अपने परिवार में और मेरी बहन भी अपने परिवार। और माता पिता पहले ही बहुत बूढ़े हो चुके थे। अब मैं उन लोगों के सहारे थी और अब उन्हीं की मर्जी के हिसाब से मुझे चलना पड़ता था। अगर कहीं थूक भी दो तो 10 बार सोचना पड़ता था कि इस जगह थूकना सही है या नहीं। अब जैसा वो चाहते थे मैं वैसा करती थी और एक उनके इशारे पर चलने वाली पॉपेट की तरह मैं काम करने लगी थी। जिसके बाद मेरी अब ये ऐसी दशा हो गई है कि सामान लेने भी अब मुझे ही जाना पड़ता है। ये सुनने के बाद देवेंद्र को थोड़ा दुख होता है। कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जो महिलाएं होती हैं शुरू में तो अपने घर वालों के कहने में या जोश जोश में वो तलाक ले लेती हैं और 90% महिलाएं सिर्फ घर के बहकावे में आ जाती हैं, लेकिन बाद में उनको बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। इसके बाद जो कविता थी वो कहती है, खैर छोड़ो इन बातों को, तुम बताओ तुमने शादी वादी कर ली या नहीं कर ली और बच्चे वगैरह कितने हैं। इसके बाद देवेंद्र थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है कि मेरी भी दशा तुमसे कुछ अलग नहीं है। शुरू शुरू में तो सब कुछ सही चल रहा था तुमसे अलग होने के बाद में। तुम जानते हो कि पिताजी का तो तुम्हारे सामने ही देहांत हो चुका था। उसके बाद कुछ सालों के बाद में ही 2 साल के बाद ही माताजी का भी देहांत हो गया। घर में मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं बचा।
बस वही भाभी थी और भैया थे। अब वो जैसा चाहते थे वैसा मुझे खाना देते थे, जबकि तुम जानते हो कि मुझे खाने को लेकर अक्सर तुम्हारे मेरे बीच लड़ाई होती थी, क्योंकि मुझे खाना बहुत अच्छा पसंद होता था। लेकिन इसके बाद सूखा खाना हो, कल का खाना हो या सुबह का, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, और अब बस उसी सहारे मैं अपना जीवन काट रहा हूँ। इसी तरह से बात करते हुए अब देवेंद्र और कविता दुकान पर पहुँचते हैं और वहाँ से कुछ ख़रीदारी करने लगते हैं। देवेंद्र कहता है कि मैं आज आपको सारी ख़रीदारी करवाऊँगा। यह सुनने के बाद कविता बोलती है कि मुझे और ज़्यादा शर्मिंदा मत करो, पहले ही मैंने तुमसे बहुत पैसे ले लिए और अब मुझे तुम्हारी किसी मदद की ज़रूरत नहीं है। ये सुनने के बाद देवेंद्र कहता है कि ये ख़रीदारी मैं अपने बेटे के लिए करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि उसके लिए तुम मेरी तरफ से ये तोहफे लेकर जाओ। इसके बाद वो कविता को बहुत सारी चीज़ें दिलाता है अपने बेटे के लिए, और कुछ मिठाइयाँ भी दिलाता है, और इसके बाद वो दोनों जाने लगते हैं। वो कहता है कि ये मेरा नंबर है, अब मेरे इस बेटे से मेरी एक बार हो सके तो बात ज़रूर करवा देना। फिर वो कविता भी अपना नंबर देती है, और इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कविता घर पहुँचती है और अपने बेटे को बताती है कि तुम्हारे पिताजी मिले थे और उन्होंने ये गिफ्ट तुम्हें दिए हैं। बेटा गिफ्ट पाके बहुत खुश होता है और अपने पापा से बात करता है और कहता है कि पापा मुझे तुम्हारे पास वापस आना है। इसके बाद में कविता भी बात करती है। बातों बातों में अब इनकी ऐसी बातें होने लगी थी कि वो दोनों ही एक दूसरे से कहना चाहते थे कि मेरे पास लौट के वापस आ जाओ, लेकिन दोनों में से ही किसी की कोई हिम्मत नहीं पड़ रही थी। एक बार देवेंद्र पूछता है कि क्या हम दोबारा फिर मिल सकते हैं, मुझे अपने बेटे से मिलना है। ये सुनने के बाद कविता कहती है कि ठीक है, मैं एक बार फिर से उसी बस से होते हुए वहाँ ख़रीदारी करने जाऊँगी, तुम चाहो तो मुझे वहाँ पर मिल सकते हो। इसके बाद वो वापस जाते हैं और फिर देवेंद्र उसी बस स्टॉप पर पहुँचता है जहाँ पे वो पहले गया था, और उसी बस में चढ़ जाता है। कविता वहाँ पहले से बैठी हुई थी अपने बेटे के साथ में। वो बेटे से मिलता है और बहुत खुश होता है। इसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ बैठ के वो खाना खाते हैं। वो अपने बेटे को बहुत प्यार करता है। बेटा कहता है कि पापा और मम्मी, क्या आप एक बार फिर से साथ साथ नहीं रह सकते, मुझे अब दोनों का साथ चाहिए। लेकिन अभी भी वो दोनों एक दूसरे से कह नहीं पा रहे थे। इसके बाद समय हो जाता है। वो कहते हैं कि चलो वापस अब चलने का समय हो गया। फिर से वो बस पकड़ते हैं और देवेंद्र कविता को उसके घर की तरफ को छोड़ने के लिए जाने लगता है। जाते हुए कुछ देर बातें करते हुए कविता का घर आता है। कहती है कि आपका घर आ गया कविता, तुम यहाँ से जा सकते हो। कविता कहती है कि काश ये मेरा घर ना होके जो आगे असली घर है मैं वहाँ तक जाती। देवेंद्र समझ जाता है कि वो उसके घर आने की बात कर रही है, और इतना कहते ही कविता फूट फूट के रोने लगती है। कविता कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गलत किया था तुम्हारे साथ, मुझे इस घर नहीं, मुझे अपने असली घर जाना है, जहाँ पे मैं रहना चाहती हूँ, जहाँ मेरा बेटा रहना चाहता है। और ये रोता हुआ देखने के बाद बस के सब लोग भी खड़े हो जाते हैं कि क्या बात है, सबको पता चलता है। तो इसके बाद बातों ही बातों में दोनों की बात कराई जाती है, और देवेंद्र भी कहता है कि मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद वो उसको लेता है और अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद में वो लोग जो घर के दूसरे मेंबर थे, भैया भाभी और दूसरे, वो देख के दंग रह जाते हैं कि ये क्या, कविता के साथ में ये कैसे आ गया जिससे इसके 6 साल पहले डाइवोर्स हो गई थी। इसके बाद कहता है कि अब ये हमारे साथ ही रहेगी और अब मुझे किसी की परवाह नहीं है, मैं कविता को अपने साथ रखूँगा। हालांकि घर के मेंबर इस चीज़ के लिए ऑब्जेक्शन लेते हैं, लेकिन जो देवेंद्र था वो किसी की नहीं सुनता। इसके बाद में अगले दिन वो कविता को लेके कोर्ट में पहुंचता है, जहां से उसके खर्चे का जो महीने का खर्चा चल रहा था वहां जाने के बाद वो एक रिपोर्ट लगाता है। कहता है कि हम लोगों के बीच में कंप्रोमाइज़ हो गया और अब कविता जीवन भर मेरे साथ रहेगी। कविता भी अपना लिखित में बयान दर्ज करा देती है, और इसके बाद दोस्तों वो लोग साथ साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी को बताने का मकसद ये था कि कभी कभी हम दूसरों के कहने में जल्दबाजी में बहुत से ऐसे फैसले ले लेते हैं जिसका लेकर हमें ज़िंदगी भर पछताना पड़ता है। इसलिए बहुत से फैसले हमें सोच समझ के लेना चाहिए, क्योंकि इसमें ना सिर्फ तुम्हारी बल्कि दूसरे की भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। आपको क्या लगता है, क्या देवेंद्र का फैसला सही था और कविता का जो दोनों एक साथ रहने लगे? आपकी जो भी राय हो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं।